हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ एडु क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार को। पिछले अध्याय में आप लोग 320 ईसा पूर्व से पहले मगध साम्राज्य के उदय में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप लोग देखें कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का वध करके मौर्य साम्राज्य का नींव रखा था। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर आए आई बटन पर क्लिक करके पिछली वीडियो को अवश्य देख लें। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसमें पहला है मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य जिसे चाणक्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है अशोक द्वारा अपने साम्राज्य में कई स्थानों पर निर्माण किए गए अभिलेख। और चौथा है यूनानियों द्वारा अपने ग्रंथों में मौर्य वंश के बारे में लिखित विस्तृत जानकारी। इन सभी ऐतिहासिक स्रोतों से मौर्य वंश के शासनकाल 320 से 185 ईसा पूर्व के बारे में ज्ञात होता है। साथ ही मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त को जाना जाता है। अब हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलता है। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र जाति का व्यक्ति था, जबकि बुद्ध साहित्य से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय था जो कि मौर्य कुल से संबंधित था। आनंद के राज दरबार में एक प्रकांड पंडित, एक विद्वान रहते हैं जिनका नाम है चाणक्य। चाणक्य की विद्वता को नजरअंदाज कर घनानंद एक दिन इनका अपमान कर देता है। इस अपमान का बदला स्वरूप चाणक्य यह तय करते हैं कि एक दिन मगध की गद्दी से घनानंद को अवश्य हटाएगा और इस गद्दी पर एक योग्य शासक को अवश्य बिठाएगा। इसी दरमियान चाणक्य की मुलाकात चंद्रगुप्त से होता है। उस समय चंद्रगुप्त किला भेद नामक एक खेल खेल रहे होते हैं। चंद्रगुप्त उस समय सम्राट का भूमिका में होता है और इसके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है और जो सूझबूझ के साथ उस किलाभेद खेल को संपन्न करता है, इससे चाणक्य काफी प्रभावित होते हैं। फलतः उसी समय उसके स्वामी से चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लेता है और उसे प्रशिक्षित कर एक योग्य सम्राट के रूप में इतिहास के सामने प्रस्तुत करता है। उसी दरमियान सिकंदर घनानंद के काल में ही इस भारतवर्ष पर आक्रमण करता है, परंतु जब सिकंदर का विश्व विजय का सपना टूट जाता है तो वह वापस चला जाता है। उसी समय मगध की साम्राज्य पर राजनैतिक अस्थिरता व्याप्त हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद का वध कर देता है और चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य का स्थापना करता है। तत्कालीन समय में यूनानियों का भारतवर्ष पर अधिकाधिक आक्रमण हो रहा होता है। इन यूनानियों को भारत से बाहर निकालने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता भी कहा जाता है। अगर हम यूनानी क्षत्रप के रूप में देखें तो भारत में सबसे अंतिम यूनानी क्षत्रप के रूप में युद्धों का विवरण मिलता है। चंद्रगुप्त उसके बाद अपना साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ करता है। इसका प्रारंभ वह पंजाब विजय के साथ करता है। इसी दरमियान सेल्यूकस निकेटर, जो कि एक यूनानी सेना नायक होता है, 305 ईसा पूर्व में मगध पर आक्रमण करता है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा युद्ध में वह पराजित हो जाता है। फलतः उसे संधि करनी पड़ती है। इस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिया। साथ में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को सिंधु घाटी में स्थित क्षेत्र काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान और मकरान, ये चारों क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त होता है, जिससे
चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य का विस्तार ईरान तक और अफगानिस्तान बलूचिस्तान में स्थित हिंद कुश पर्वत तक फैल जाता है। और साथ ही साथ सेल्यूकस की पुत्री हेलेना, जो कि आप इस चित्र में देखें, हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाता है। 305 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का जो सीमा होता है वह हिंद कुश पर्वत तक विस्तृत हो जाता है। यूनानी लोग चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहते हैं। 315 ईसा पूर्व, इस युद्ध से पूर्व ही सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आता है। ये चित्र में मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में विस्तार पूर्वक अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णन करता है। साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य के सैन्य प्रशासन के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी मेगास्थनीज अपने इंडिका में देते हैं। इंडिका में मेगास्थनीज पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का विवरण इंडिका के साथ साथ अर्थशास्त्र से भी ज्ञात होता है, जो कि मैं अभी बताई कि अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। यह मुख्य रूप से तत्कालीन मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन के बारे में, अन्य सभी राजनैतिक स्थिति के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर हम देखें तो दो प्रकार के प्रशासन का जानकारी प्राप्त होता है। पहला धर्म स्थलीय न्यायालय उस समय था और दूसरा कंटक शोधक न्यायालय था। धर्म स्थलीय न्यायालय में दीवानी मामले देखे जाते थे, आज के समय में जिसे सिविल मामले बोलते हैं। इसमें जमीन जायदाद, भवन, निजी या फिर स्वामित्व अधिकार वाले क्षेत्रों में जब लोगों के बीच विवाद होता था वह उस मामले को देखा जाता था। और दूसरा जो था फौजदारी मामले, इसमें चोरी, डकैती, किसी प्रकार की हत्या, दो लोगों के बीच मारपीट, इन सब मामलों को देखा जाता था। मौर्य प्रशासन में राजकीय आय की मुख्य साधन भू राजस्व था, अर्थात किसान अपने क्षेत्र पर जो कृषि करते थे उसके उत्पादन के फलस्वरूप उन्हें लगान देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, उसी को भू राजस्व कहते थे। और यह सामान्यतः 1/6 होता था। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि किसान यदि 6 केजी अनाज उपजा रहे हैं तो उसमें से 1 केजी अनाज सरकार को यानी राजा को देना पड़ता था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्वराष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का एक अंग था। आप यहाँ देखें मैप में, ये क्षेत्र है सौराष्ट्र। यहीं इसके गवर्नर के रूप में पुष्यगुप्त का विवरण मिलता है और पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यह सुदर्शन झील का निर्माण मुख्य रूप से इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए बनाया गया था। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार अपने शासन के आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। भद्रबाहु के साथ वह श्रवणबेगोला चला गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही एक विशाल अकाल पड़ा था। उस दरमियान जैन धर्म मगध साम्राज्य में काफी फलीभूत हो चुका था। जैन धर्म के अनुयायी में भद्रबाहु जो थे उस अकाल से बचने के लिए अपने अनुयायियों के साथ मगध को छोड़कर श्रवणबेगोला प्रस्थान कर गए थे। उन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी श्रवणबेगोला चला गया था। प्रचलित जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने उपवास करके अपना शरीर त्याग कर दिया और फलतः इनकी मृत्यु हो गई। जब चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हुआ था उस समय इसके अगर हम साम्राज्य विस्तार को देखें तो पश्चिम में हिंदकुश पर्वत तक, इस क्षेत्र में हिंदकुश पर्वत स्थित है। यहाँ हिंदकुश पर्वत तक मौर्य साम्राज्य विस्तृत हो चुका था। पूरब में बंगाल की खाड़ी, ये आप देखें ये बंगाल की खाड़ी है, तो इसका विस्तार पूरब में बंगाल की खाड़ी तक हो चुकी थी। उत्तर में हिमालय, ये क्षेत्र आप लोग जानते हैं कि हिमालय का क्षेत्र है, तो उत्तर में हिमालय क्षेत्र तक और दक्षिण में मैसूर से पहले इस क्षेत्र तक विस्तार हो चुका था। जब चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो जाता है तो मगध के सिंहासन पर उसका पुत्र
बिंदुसार आसीन होता है। इस जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, वहाँ बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्रोकेटस कहा है, जबकि इसे संस्कृत में अमित्रघात कहा गया है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। जैन परंपरा में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार कलिंग पर विजय स्थापित नहीं कर पाता है। बिंदुसार का जो राज दरबार था वह 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद सुशोभित करती थी, और ये 500 सदस्यों वाली जो मंत्री परिषद थी यह 6 भागों में बटा हुआ था, और इसके प्रधान को, जो मंत्री परिषद के प्रधान होते थे, उन्हें खल्लाटक कहा जाता था। तिब्बती साहित्य से यह ज्ञात होता है कि बिंदुसार का साम्राज्य पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत हो गया था। अर्थात इसके पिता ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य विस्तार किया था उसे ये और आगे तक बढ़ाया। बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस का राजदूत डायमेकस आया था। एंटियोकस सीरिया का राजा था। उन्होंने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार डायमेकस के द्वारा सीरिया के राजा एंटियोकस से मीठा शराब, सूखा अंजीर और ज्ञानी व्यक्ति 3 चीजों का डिमांड किए थे। एंटियोकस मीठा शराब और सूखा अंजीर भेजा, परंतु ज्ञानी व्यक्ति यानी कोई दार्शनिक को नहीं भेज पाया था। उसी समय बिंदुसार के दरबार में एक अन्य राजदूत था जिसका नाम था डायनीसिस। डायनीसिस मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय का राजदूत था। बिंदुसार के काल में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ, जिसे दबाने के लिए सबसे पहले बिंदुसार अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम उस तक्षशिला विद्रोह को दबाने में सफल नहीं रहा। उसके बाद अपना द्वितीय पुत्र अशोक को बिंदुसार भेजा। अशोक अपने सूझबूझ के साथ तक्षशिला के विद्रोह को दबाया और उसमें सफलता भी प्राप्त किया। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार का मृत्यु हो जाता है। वीडियो अधिक लंबा ना हो इसके लिए हम लोग मौर्य साम्राज्य पार्ट 2 में अशोक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को यूजफुल लग रहा हो तो इसे लाइक करें, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो बिहार राज्य से संबंधित एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपकी तरह वो भी लाभान्वित हो। धन्यवाद।